हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया का। मैंने ये थर्ड पार्ट इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि सेकंड पार्ट पे अभी व्यूज़ आए ही नहीं थे, तो मुझे लगा अभी आप लोग पीछे के चैप्टर्स ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो एंड तक देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन अगर आपके पास है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया, हमें आज यहाँ से शुरू करना है। इंटरनेशनल लॉज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स वो हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक में बताया गया है कि बाकी सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तरह, डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या होती हैं? डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो कंट्रीज जहाँ पे सिटीजन्स चूज करते हैं कि कौन उन पे रूल करेगा थ्रू वोटिंग या कोई और भी मैकेनिज्म हो सकता है। तो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास जैसे इंडिया के पास भी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में भी दिया है कि क्या क्या सिटीजन्स के राइट्स हैं जो कोई भी गवर्नमेंट उनसे छीन नहीं सकती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो बेसिकली थ्री पार्ट में है। क्या? पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले प्रिएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल ये बताता है कि क्या बेसिक राइट्स हमारे कंट्री में सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला है द प्रिएम्बल, दूसरा है पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। पार्ट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तीसरा है पार्ट फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो सिद्धांत जिनमें एक स्टेट काम करता है वो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये पार्ट फोर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जैसे पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट्स, और एक और है चौथा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रिएम्बल आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होने से पहले या कोई भी बुक भी स्टार्ट होती है तो उससे पहले एक एक्नॉलेजमेंट रहता है, ये बताते हुए कि उस बुक में क्या क्या है, एक शॉर्ट समरी टाइप का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल है वो भी यही है। प्रिएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को बताता है। प्रिएम्बल को हम कह सकते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन मोटिव है वो प्रिएम्बल में बताया जाता है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि प्रिएम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। इसका मतलब कि प्रिएम्बल को चेंज नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक केशव नंदा भारती केस, अगर आपको याद होगा तो केशव नंदा और भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एसेंस है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो प्रिएम्बल भी अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि है क्या प्रिएम्बल में हमारे। तो ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है। तो यहाँ है हमारे प्रिएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign। इसका मतलब सोवेरन एक ऐसी कंट्री होती है जो इंडिपेंडेंट होती है और कोई दूसरा विदेशी पावर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। सोशलिस्ट,
सेक्युलर मतलब हम किसी एक रिलीजन को कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमारे लिए सारे रिलीजन्स इक्वल हैं। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। कैसा जस्टिस? इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। Equality of status and of opportunity and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nation. तो ये था हमारा प्रियम्बल। किस दिन प्रियम्बल इंडिया को किस दिन प्रियम्बल मिला था? तो इसके लिए डेट है 26 नवंबर 1949। वैसे इतने डीप क्वेश्चंस नहीं पूछता है और प्रियम्बल से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा। इसके बाद जो पार्ट आने वाला है, जो है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो है फंडामेंटल राइट्स, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगी बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। ये है पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे पहले हम जाएं कि एक एक फंडामेंटल राइट पे कि देखें क्या क्या होते हैं, पहले हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो इसके लिए आपको बुक लेनी है और पेज नंबर 114 ओपन करना है। अगर ये विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक है। ये जो फीचर्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो मैं एक एक पढ़ के आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला है दे आर इन्फोर्सेबल बाय हायर कोर्ट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हायर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। क्यों ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं? क्योंकि अच्छा ठीक है, क्योंकि ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये 3rd पॉइंट में दिया है। तो ये बस हम अभी जान लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय हायर कोर्ट्स। दूसरा है आर्टिकल 32 के बारे में। Article 32 provides right to the aggrieved ones whose fundamental rights have been violated or denied to petition the Supreme Court for the enforcement of fundamental right. Article 32 को soul of constitution कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आर्टिकल 32 होता क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर हमारे कोई भी राइट एक्सप्लॉइट किए गए हैं तो एक इंडिविजुअल के पास ये हक होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। ये किसके अंदर होता है? आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आया है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी स्टेट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या कोई भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा या ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं बनाएगा जिससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स चेंज हो। मतलब हम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को चेंज करें, ठीक। फिर है ये इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स आर मोस्टली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड इन सम केसेस अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ज्यादातर केसेस में स्टेट्स इन द सेंस जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ होते हैं। गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो भी आएगी और गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आएंगे। क्यों ऐसा होता है? अगर हमें इंडिया में फ्रीली अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा तो वो कौन नहीं हमें करने देगा? कोई इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं करने देगी। इसलिए इन केसेस में हम गवर्नमेंट के खिलाफ पिटीशन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द लेटर इज द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे दो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या तो स्टेट करेगी, स्टेट में कौन आएगा मैंने आपको बता दिया, या तो कोई इंडिविजुअल करेगा। अगर स्टेट करेगी तो जैसे स्टेट हमसे राइट टू फ्रीडम छीन लेगी, राइट टू चूज रिलीजन छीन लेगी, तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर बात करें इंडिविजुअल की तो मान लीजिए कोई बिजनेस मैन है, वो 14 साल से कम के बच्चों को अपनी फैक्ट्री में काम करवा रहा है, तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल गलत काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम उस इंडिविजुअल के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। तो यही कहा गया है इसमें।
उसके बाद फोर्थ में बस बताया गया है कि द टर्म स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। वही जो मैंने कहा कि सारे गवर्नमेंट अलग अलग लेवल के, स्टेट, सेंटर और डिस्ट्रिक्ट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी। ठीक है, उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स को बांटा गया है। कैसे? मेनली 7 होते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, इफ इट इज नॉट विजिबल, 1 मिनट। हाँ, राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies। इन सारे rights को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। अब तो बात करेंगे हम राइट टू इक्वालिटी की। सबसे पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे लोग बराबर हैं, इन द सेंस कि हम किसी को भी उनके रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर या और किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अब अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत गर्ल्स के लिए शादी की उम्र होती है 18 और बॉयज के लिए होती है 21। तब आप बात करेंगे कि इसमें इक्वालिटी कहाँ है। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम सबको एक समान मानेंगे। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि हम इक्वल्स सिमिलरली ट्रीट करेंगे और अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। तो इस केस में जहाँ पे गर्ल्स की एज 18 होती है और बॉयज़ की 21 होती है, इसी बात को ध्यान में रखा गया है कि अगर गर्ल्स हैं तो उनके लिए 18 एज है और बॉयज़ हैं तो उनके लिए 21 एज है। इसके अलावा अगर कोई भी किसी शादी को, किसी मैरिज को इसलिए गलत ठहराता है या इसलिए नहीं मानता है क्योंकि दोनों का दोनों का रेस अलग है, रिलीजन अलग है, कलर अलग है, तो वो बातें गलत होंगी। दूसरा है आर्टिकल 15। ये बात ध्यान रखने वाली है कि आर्टिकल 14 से 18 तक सारे इक्वालिटी के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ता है उसमें जरा सा हल्का हल्का सा डिफरेंस आने लगता है, थोड़ा थोड़ा और डेप्थ में बात करने लगता है। आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी स्टेट मैकेनिज्म इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी लेवल की हो, किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ इस बेसिस पे कि उसका जेंडर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका रेस क्या है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी यूज करने से मना नहीं कर सकती है। ये है आर्टिकल 15। ठीक है, बात वही है कि सबको हम इक्वली मानेंगे, बस उसमें अलग अलग स्कोप दे दिया है कि कैसे कैसे हम उस राइट टू इक्वालिटी को यूज करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 16, नॉट विजिबल ना, आर्टिकल 16 कहता है रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। आर्टिकल 16 रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए। अब फिर लोग सोचेंगे कि रिजर्वेशन है तो इसमें इक्वालिटी कहाँ से आ रही है। तो आर्टिकल 16 में बात होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि किन्हीं कारण की वजह से जिन लोगों को पुराने समय में, जैसे ट्राइब्स हो गए, लोअर कास्ट हो गए, उन लोगों को जिनको पुराने समय में अपने कास्ट की वजह से, अपने और भी किसी कारण की वजह से कुछ डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, उनको आज के समय में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए अलग अलग जॉब्स में, एजुकेशन में रिजर्वेशन होता है। तो ये है आर्टिकल 16। और इसमें का लास्ट जो हमें पढ़ना है वो आर्टिकल 17 है, जिसमें बात करते हैं हम अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी इज टोटली प्रोहिबिटेड, ना कि स्टेट, ना ही कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को अनटचेबल बना सकता है या किसी भी फॉर्म में उसको प्रैक्टिस कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस मानी जाएगी। ठीक है, अब कैसे इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा,
तो उसके लिए 2 एक्ट्स बनाई गई हैं। उन एक्ट्स के नाम हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, सॉरी, और दूसरा है SC/ST एक्ट। तो इन दोनों एक्ट्स के या लॉज के आप कह सकते हैं, इन दोनों लॉज की मदद से अनटचेबिलिटी को टोटली खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा राइट टू इक्वालिटी। अगर एक ब्रीफ में हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब है नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट एनी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और ऑन एनी अदर क्राइटेरिया। हो गया हमारा राइट टू इक्वालिटी। अभी प्लीज़ वीडियो बंद मत कीजिएगा। हाँ, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। और इसके आगे हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर सी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाने पे जो वीडियो पोस्ट होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।